दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 9th चैप्टर वृत्त, इसकी सभी प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो इस चैप्टर में जितनी प्रमेय हैं बिल्कुल आसान एकदम सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको सभी आराम से समझ आ जाएंगी किस तरह से प्रॉपरली अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कैसे लिखना है, प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। और यह आपके पास पहली प्रमेय यानी प्रमेय 9.1। प्रमेय कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी देखो यह है एक वृत्त और यह इसका केंद्र है। और यह बताओ वृत्त की जीवा क्या होती है। देखो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, इसको हम जीवा कहते हैं। तो ये वृत्त है, इसके किन्हीं दो बिंदुओं को इस रेखाखंड ने जोड़ा है तो ये जीवा हो गई। इसी प्रकार से अब देखो इसके समान लंबाई की हमने एक और जीवा यहां पर खींचनी है। ये तो एक जीवा ये है AB और एक ये जीवा है CD। अब ये जीवाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं। तो जीवा AB जो है केंद्र पर कोण ये कोण बना रही हैं, ये कोण बना रही है। इसी प्रकार से जो CD है जीवा, ये केंद्र पर कोण बनाती है ये वाला कोण। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है और हमने सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में बराबर हैं। मैं रेड कलर में बना रहा हूं, आपको ओनली पेंसिल यूज करनी है जब आपके पास अगर कभी आता है तो। मैं बस आपको समझाने के लिए कि आपको स्पष्ट समझ आए इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स यूज करता हूं। ओके, तो यहां पर देखो दिया क्या है। दिया है कि AB बराबर CD है। जीवाएं AB बराबर CD और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के। अभी तक बात बिल्कुल क्लियर है, सिंपल। तो देखो अगर आपने पिछले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं तो एक आपको आभास तो हो चुका होगा कि हम इन दोनों त्रिभुजों को, दोनों ट्राइंगल्स को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए उसके बाद फिर आराम से हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं CPCT से। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज। तो बहुत ही आसान है। देखो ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो OA OB OC OD सभी आपस में बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर इस त्रिभुज की, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार से इस त्रिभुज की ये भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। फिर से वही कि ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं। और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है, ये मतलब जो प्रमेय है उसमें दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, जीवाएं बराबर हैं। तो अब आप देखो साइड 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 नियम से ये दोनों हो गए सर्वांग सम सिद्ध। और फिर CPCT से हम लिख देंगे कि ये कोण और ये कोण आपस में, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं CPCT से। ठीक है ना। तो किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे अब आप समझ गए। तो हम यहां पर दो त्रिभुजों को लेंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। तो यहां पर OA बराबर OC है, OA बराबर OC। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं। इसके अलावा OB बराबर, यानी इस त्रिभुज में जो OB है वो इस त्रिभुज के OD के बराबर है। OB बराबर OD, कारण सेम है, दोनों त्रिज्याएं हैं।
और फिर ए बी बराबर सी डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये प्रश्न में दिया है। ओके, तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। और किस नियम से है ये है एस 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 नियम से। ठीक है, तो हो गया सर्वांग सम। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और ये क्यों बराबर हैं? सीपीसीटी से। ठीक है, तो क्या है कि जब एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यही है सीपीसीटी। और आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, सीधी बात है। तो ये भुजाएं बराबर है ना, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? यही सीपीसीटी एक आसान रूप में मैं आपको बता रहा हूं, और बस यही हमने सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रमेय अच्छे से समझ आ गई होगी और कैसे इसको सिद्ध करना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रमेय की ओर। प्रमेय 9.2 है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। देखो, जो 9.1 प्रमेय थी उसका बिल्कुल विलोम है ये, बिल्कुल उल्टा। कैसे? देखो, फिगर सेम बनेगा। प्रमेय 9.1 में आपने ये पढ़ा था कि अगर ये बराबर हों तो कोण बराबर होते हैं। इसमें है कि अगर कोण बराबर हो तो ये बराबर होंगी। समझ गए ना? तो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, तो ये कोण बराबर हैं, ये दिया है, और ये बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 9.1 की थी कि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, इसको और इस त्रिभुज को। अब कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ये और ये बराबर हैं, ये साइड बराबर है। कैसे? ये त्रिज्याएं हैं, इसी प्रकार से ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर है, ये भी त्रिज्याएं हैं, और ये कोण आपस में बराबर हैं। ये क्वेश्चन में दिया है। तो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, और सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि ये और ये बराबर हैं। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, अब आप समझ गए। तो यहां पे हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सीओ डी में। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ओ ए बराबर ओ सी। क्यों? दोनों त्रिज्याएं हैं। फिर कोण ए ओ बी बराबर है कोण सीओडी के। क्यों बराबर है? ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर ओ बी बराबर ओ डी। और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। और किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी बराबर
सी डी है CPCT से, है ना। देखो कैसे, जब एक बार त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। आसान भाषा में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर है ना, इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। यही CPCT का आसान रूप है समझने का, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रमेय अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब हमारे पास है प्रमेय 9.3। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो, यह है एक वृत्त और यह है इस वृत्त का केंद्र, और यह है एक जीवा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाता है। ये जीवा को हम AB नाम दे देते हैं, केंद्र O है और ये लंब, इसको ये M, तो OM ये लंब है। लंब है तो 90 अंश है, ये हमें पहले से ही पता है कि ये 90 है। ओके, ये भी 90 है, बेसिकली ये लंब होता है। हमने सिद्ध ये करना है कि AM और BM ये बराबर हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं। हमने ये सिद्ध करना है ना। तो दिया क्या है, दिया है कि OM लंब है जीवा AB पर, और हमने सिद्ध करना है कि AM बराबर है BM के। समझ गए? तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए हम यहां पर दो त्रिभुज बनाएंगे। कैसे? तो यहां से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये हमने अब दो त्रिभुज बना दिए हैं। एक है AMO BMO, यहां पर ये दो त्रिभुज हैं। हमने इनको सर्वांग समसिद्ध करना है और फिर CPCT से ये आ जाएगा। ये सर्वांग समसिद्ध कैसे होंगे, थोड़ा इस पे देखते हैं, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पर ये जो भुजा है ये इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है। तो यहां पे क्या नियम लगेगा? अब देखो, यहां पर ये SSA बन रहा है या ASS बन रहा है, दोनों ही नियम नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइड एंगल साइड है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए एंगल को दो भुजाओं के बीच में होना होता है। ये ऐसा नहीं है। अगर ये कोण इसके बराबर होता तो हम साइड एंगल साइड लिखते। तो यहां पर क्लियरली ये नियम नहीं लगेंगे, तो कौन सा लगेगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज हो तो आप एक बार RHS को ध्यान में लेके चलना कि कहीं ये तो नहीं लग रहा है। तो देखो, यहां पर ये ध्यान रखना, ये भी राइट एंगल है। ओके, समकोण है 90 अंश, तो ये कोण बराबर है इस कोण के, और ये बेसिकली ये है R, राइट एंगल समकोण। फिर है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, तो ये और ये बराबर हैं, और फिर है ये साइड यानी ये भुजा, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो बिल्कुल RHS यहां पे लग रहा है, और RHS से ये सर्वांग सम हो जाएंगे, और CPCT से हम लिख देंगे कि ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO में इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले R की बात करते हैं। तो कोण AMO बराबर कोण BMO, यानी ये कोण बराबर ये कोण है। क्यों? क्योंकि दोनों ही समकोण हैं, या समकोण यानी 90 अंश हैं। फिर ये और ये बराबर हैं, OA बराबर OB। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक,
और ओ एम दोनों के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो ओ एम बराबर ओ एम, ये कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। नियम कौन सा लगा यहां पे? आरएचएस, आरएचएस नियम से। ठीक है, और इसीलिए ए एम बराबर बी एम। ओके, और कारण वही अपना सीपीसीटी, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी यहां पर ये भुजा बराबर होगी, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो सब ये जो संगत भाग हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये बराबर हैं, ये बराबर किस नियम से, मतलब कैसे होते हैं? सीपीसीटी से हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये सब आपने नहीं लिखना है, ठीक है? बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, प्रमेय 9.4 है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखो, जो हमारे पास प्रमेय थी ना पिछली 9.3, उसका बिल्कुल विलोम है ये। कैसे? फिगर सेम बनेगा, जैसे पीछे बना था बिल्कुल सेम ही बनेगा। तो पिछली प्रमेय में क्या था कि अगर ये लंब है, यानी अगर ये 90 है, तो फिर हमने सिद्ध करना था कि ए एम बराबर बी एम है। इसमें क्या है? इसमें पहले से ही दिया है कि ए एम बराबर बी एम है, और हमने सिद्ध करना है कि ये 90 अंश है, ये लंब है। समझ गए? ओके, तो हम लिखेंगे यहां पे कि दिया क्या है, दिया है कि ए एम बराबर बी एम, और सिद्ध करना है क्या? कि ओ एम लंब है ए बी पर। समझ गए ना? तो ये और ये बराबर हैं और ये लंब है, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे, इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और सीपीसीटी से आ जाएगा कि ये कोण बराबर हैं। और अगर ये बराबर हुए, भाई ये पूरी लाइन है और सीधी रेखा 180 अंश की होती है। अब अगर ये दो बराबर हैं तो 90-90 हो गया ना, ये 90 हो गया, तो हो गया लंब। तो हमने इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, और सीपीसीटी से ये कोण बराबर लेकर आने हैं। ये हमारा पहला लक्ष्य है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे सर्वांग सम सिद्ध होंगे? तो देखो, यहां पर ये भुजा बराबर है। क्यों? दोनों त्रिज्याएं हैं। ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है, तो ये भी बराबर समझो। और ए एम और बी एम बराबर है, ये और ये बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये साइड बराबर, तो क्या साइड से हुए ना दोनों सर्वांग सम, और फिर सीपीसीटी से कोण बराबर आ जाएंगे। तो हम यहां पर लेंगे कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ में। अब यहां पे सबसे पहले ओ ए बराबर है ओ बी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। फिर ओ एम दोनों के लिए कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और ए एम बराबर है बी एम के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये। तो इसीलिए त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। और किस नियम से? साइड नियम से। ठीक है, तो इस नियम से सर्वांग सम सिद्ध हो गए, और इसीलिए कोण ओ
एम ए बराबर हो जाएगा कोण ओ एम बी सिंपली सीपीसीटी, है ना। यानी कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जब सर्वांग सम हो जाते हैं त्रिभुज तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। आसान भाषा में कहूं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। सिंपल, ये आसान तरीका है समझने का सीपीसीटी। तो ये हो गए बराबर, ठीक है। अभी तक पूरा हल नहीं आया है, हमने 90 अंश लेकर आना है। अब हम जानते हैं चूंकि कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी, यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना होगा 180 अंश। क्यों? ये है रैखिक युग्म। तो देखो, जब किसी रेखा पर, देखो ये एक रेखा है, ठीक है, इस पर कोई इस तरह से कोई दूसरी रेखा काटती है या फिर हम एक ऐसे अलग से कोण बना देते हैं, तो ये कोण और ये कोण इनको हम रैखिक युग्म कहते हैं क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण है ये, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। ओके, इनको प्लस करके 180 अंश आता है। अब यहां पर देखो, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ओ एम ए बराबर ओ एम बी है, तो हम एक काम करते हैं, ओ एम ए की जगह पे भी ओ एम बी लिख देते हैं, ये अपना एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ एम बी बराबर 180 अंश, और कोण ओ एम बी बराबर है 90 अंश। ओके, 2 से भाग देंगे 90 अंश आ जाएगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रमेय किस तरह से हमने सिद्ध की है ये समझ आ गया होगा। प्रमेय 9.5 है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। देखो क्या बात कही गई, मैं आपको समझाता हूं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और इसमें 2 जीवाएं हैं। तो एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, ये जीवाएं बराबर हैं। ओके, अब देखो, ये 2 जीवाएं एक वृत्त के अंदर भी हो सकती हैं या फिर 2 वृत्तों के अंदर भी हो सकती हैं, 2 वृत्तों में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये 2 वृत्त हैं, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, और ये बराबर हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे में भी हो सकती है, कि इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि एक वृत्त की, यानी ये, तो अगर हम एक वृत्त लें, इसमें 2 जीवाएं बना दें और ये जीवाएं लंबाई में बराबर हैं, या फिर 2 अलग अलग वृत्त हैं लेकिन ये सर्वांगसम वृत्त हैं, यानी इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, बिल्कुल बराबर वृत्त हैं ये, इनमें 2 जीवाएं आप बनाएं और ये दोनों बराबर हों। ये जो प्रमेय है ये दोनों के लिए है, ठीक है। खैर, मैं ये वाला फिगर लेकर चल रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये जीवाएं बराबर हैं तो ये जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी, यानी यहां ये जो दूरी है और ये दूरी, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखो, दूरी का मतलब होता है कि हम उसमें एक लंब डाल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। आप किसी भी, अगर आपको इस बिंदु की दूरी यहां से बतानी है इस रेखा से, तो आप इस पे लंब डालोगे ना, और फिर कहोगे कि ये दूरी है। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई इस रेखा से इस बिंदु की दूरी ये है, नहीं, लंब ही डालते हैं। तो ये लंब हमने डाला, इनको नाम दे देते हैं। केंद्र ओ है, ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी बराबर सी डी है, और हमने सिद्ध करना है कि ये जो दूरी है और ये दूरी बराबर है। इसको हम नाम दे देते हैं m और ये n। तो हमने सिद्ध करना है कि ओ एम बराबर है ओ एन के, ठीक है।
तो कैसे करेंगे सिद्ध? तो देखो यहां पर क्या है, हम दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाएंगे, मतलब दो त्रिभुज बनाएंगे और उनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। एक तो ये है और एक हमने ये रेखा खींची, मतलब एक त्रिभुज ये बन गया है और एक त्रिभुज ये बन गया है। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, क्या ये सर्वांगसम सिद्ध हो रहे हैं? चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ए एम और ये भी आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्योंकि ध्यान से समझो आप, ए बी और सी डी बराबर हैं जीवाएं, और ये आप जानते हैं कि जो लंब इसमें पड़ता है तो जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। देखो ये क्या कर रहा है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए एम मतलब ए एम क्या होगा, पूरे का हाफ होगा। इसी प्रकार से जो सी एन है ये पूरे का आधा होगा। अब चूंकि यहां पर ए बी और सी डी बराबर हैं, तो उनके अगर हम आधे करेंगे तो भी बराबर होंगे, एम बराबर सी एन। तो कहने का ये मतलब है कि ये और ये बराबर हैं। इसके बाद अलावा ये तो 90 अंश तो है ही ये, तो यहां पर ये साइड इस साइड के बराबर है और ये 90 अंश है। तो आर एच एस नियम से, आर ये एच और एस, आर एच एस नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे सिद्ध, और उसके बाद सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर ओ एन। क्लियर है कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे? ओके, तो देखो सबसे पहले त्रिभुजों को लेने से पहले हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमने ए एम बराबर सी एन लिखना है एक जगह पर, तो इसको पहले ही निकाल देते हैं। तो चूंकि ए बी बराबर है सी डी के, क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर जीवाएं हैं, ये दिया है। तो अब हम दोनों में दो का भाग देंगे, तो ए बी बटे दो बराबर हो जाएगा सी डी बटे दो के। ए बी का हाफ क्या होगा, ए एम, और सी डी का हाफ होगा सी एन। समझे ना भाई, ये और ये बराबर थे, दोनों को हमने आधा आधा किया तो उनके आधे भी बराबर होंगे जब पूरे बराबर हैं। तो ये बराबर हैं। अगर कारण लिखना तो लिख सकते हैं कि जो लंब होता है केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए एम इसका आधा है। इसी प्रकार से सी एन सी डी का आधा है, ठीक है। तो ये हो गया जो मेन हमने ये करना था यहाँ पर, जो मतलब हमने निकालना था। अब सीधे हम त्रिभुजों को लेकर चल सकते हैं। तो त्रिभुज, इसमें ए एम ओ नाम दे दो या ओ एम ए नाम दे दो, बात एक ही है। ए एम ओ और त्रिभुज सी एन ओ में, तो सबसे पहले कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन सी। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों ही 90 अंश हैं, ठीक है ना, दोनों ही 90 अंश हैं। भाई ओ एम जो है ये लंब है ए बी पर, और ओ एन लंब है सी डी पर। फिर ए एम बराबर, फिर एक काम करते हैं, आर एच एस है तो हाइपोटेन्यूज लेते हैं, ओ ए बराबर ओ सी। ये और ये बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं ए एम बराबर सी एन, है ना भाई। ये राइट एंगल इस राइट एंगल के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है।
तो ए एम इज इक्वल टू सी एन। ये क्यों बराबर है? क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो कभी भी जब ऐसा कुछ बीच में ऐसा आता है तो उसको पहले अलग से सिद्ध कर दो, ठीक है? ऑलराइट, और इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी एन ओ के। और किस नियम से? आरएचएस नियम से। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओ एम बराबर है ओ एन के। और क्या लिखते हैं? CPCT। एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये और ये हम बराबर लिख देंगे, लेकिन कारण हम लिखेंगे CPCT, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। प्रमेय 9.6 है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये प्रमेय विलोम है प्रमेय 9.5 की। देखो कैसे। प्रमेय जो 9.5 थी उसमें ये दिया हुआ था कि जीवाएं बराबर हैं, और हमने सिद्ध करना था कि केंद्र से इनकी दूरी बराबर है, यानी ए बी बराबर सी डी दिया हुआ था, और ओ एम बराबर ओ एन हमने सिद्ध करना था। अगर आप देखें 9.5 तो ये हमने किया था उसमें, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये दिया है कि केंद्र से जीवाओं की लंबाई बराबर है, यानी ओ एम बराबर ओ एन दिया हुआ है, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है। समझे ना? तो बेसिकली जो उसमें दिया हुआ था वो इसमें हमने सिद्ध करना है, और जो उसमें सिद्ध करना था वो इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये विलोम है 9.5 का। तो यहां पर दिया क्या है? दिया है कि ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन सिद्ध करना है कि ए बी जीवा ए बी बराबर सी डी। समझ गए आप? तो क्या करना है? बिल्कुल वही तरीका, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, वही मेथड, कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम ले लेंगे, इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, CPCT से AM बराबर CN आ जाएगा, और फिर उनको डबल करके आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप है कि इनको सर्वांग सम लेकर आना है। अब ये सर्वांग सम कैसे होंगे? तो देखो, यहां पर ये और ये हैं बराबर। क्यों? क्योंकि केंद्र से इनकी दूरी बराबर है, ये दिया है क्वेश्चन में, ओ एम बराबर ओ एन। इसके अलावा ये और ये बराबर है। ये क्यों बराबर है? भाई दोनों त्रिज्याएं हैं, ओ ए त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या है, तो त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। और इसके अलावा ये तो है ही भाई, ये 90 अंश है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो यहां पर देखो कौन सा नियम लगेगा। तो देखो, अगर हम इसको लिखें साइड साइड, ये तो बेसिकली साइड साइड एंगल कोई नियम नहीं है, RHS ही लगेगा। ये R है राइट एंगल, ये है हाइपोटेन्यूस, और ये है साइड। तो RHS नियम से ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और फिर CPCT से AM बराबर CN लिख देंगे। तो यहां पर ऐसा कुछ हमने पहले रचना वगैरह या ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे हम त्रिभुज ले सकते हैं। तो त्रिभुज AMO और त्रिभुज CNO में, इन दोनों त्रिभुज में क्या है? देखो, यहां पे पहले R की बात करते हैं। कोण AMO बराबर है कोण CNO के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 अंश हैं, है ना? 90 अंश। भाई OM लंब है
ए बी पर एंड ओ एन लंब है सी डी पर। ठीक, इसके बाद ओ ए बराबर ओ सी है। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। और इसके अलावा ओ एम बराबर ओ एन, और ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी एन ओ के। और किस नियम से? आरएचएस नियम से। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए एम बराबर सी एन है। ए एम बराबर सी एन सीपीसीटी से। ठीक है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, वही है सीपीसीटी। तो यहां पर ए एम बराबर सी एन, ये आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद इनको डबल करो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2am हो जाएगा 2cn के। ओके, और am का डबल क्या होगा? ab। cn का डबल क्या होगा? cd, है ना भाई? क्यों? क्योंकि am जो है वो ab का आधा था, तो am का डबल करेंगे तो ab आ जाएगा ना। आधा क्यों है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह बात हम यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसी वजह से m जो है इसका मध्य बिंदु है, और am का डबल करके ab आ गया है। ऐसे ही cn को डबल किया तो cd आ गया, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रमेय भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है प्रमेय 9.7। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय, और वैसे भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है। देखो, ये है एक वृत्त, यह है इसका केंद्र, और यहां से हमने एक चाप हमने ले लिया है ये AB। अब AB से केंद्र पर यह कोण अंतरित हो रहा है। ठीक, और वृत्त के शेष भाग पर, यानी शेष भाग ये है ना, कहीं भी इस पर यह कोण अंतरित हो रहा है। तो यह प्रमेय यह कहती है कि किसी चाप से केंद्र पर बना कोण यहां पर वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये x है तो ये होता है 2x, अगर ये थीटा है तो ये होता है 2 थीटा, अगर ये 30 है तो ये हो जाएगा 60, और इसी तरह से। ठीक है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, और इस प्रमेय को भी आप ध्यान रखना कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे करना है। हमने यहां पर इसको हम नाम देते हैं P। अब O से P को ज्वाइन करते हैं। O से P को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, देखो पहली बात तो यह है कि यहां पर हमने सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण APB का दुगना। ठीक, और इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि O से P को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर एक त्रिभुज है, बल्कि इसको हम और आगे इसको बढ़ाएंगे। ऐसे हमने इसको ये लाइन ड्रॉ कर दी, P से ये O से जाते हुए ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और इसको आप क्यों नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा,
अब आप फोकस करो त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में फोकस करो तो आप ये पाएंगे कि देखो ओ ए बराबर ओ पी है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। इस वजह से ये जो त्रिभुज बन रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर यहां पर मैं इस कोण को नाम दे दूं x, तो ये कोण भी x हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण ये भी बराबर होंगे, तो ये और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब अपना सारा फोकस लेकर आओ इस वाले त्रिभुज पर, त्रिभुज बी ओ पी। इसमें भी अगर आप देखें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये और ये भी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं किसी एक वृत्त की, तो ये और ये बराबर हैं। तो इसमें भी बराबर भुजाओं के सामने की कोण बराबर होंगे, तो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है और इसको हम y नाम दे सकते हैं। तो क्या किया, पहले मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, चूंकि इसमें ये भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये x और ये भी x। इसके बाद मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें ये और ये बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे और मैंने इसको y नाम दे दिया है। इतना सही है, समझ आ गया? अच्छा, देखो ये सब चीजें अभी हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है? पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अब देखो एक गुण होता है त्रिभुज का कि अगर आप इसकी एक भुजा को ऐसे बढ़ा दें तो ये जो कोण है ये सामने के जो मतलब जो इस कोण के सामने के जो दो कोण हैं इनको योग के बराबर होता है। तो अगर ये कोण x और ये y है तो ये वाला कोण x प्लस वाई होगा, या अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दूं तो ये वाला कोण हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। वही यहां पर करेंगे हम। तो ये जो कोण है कोण ए ओ क्यू, ये कोण ये बराबर होगा जो इस त्रिभुज के जो सम्मुख सामने के दो कोण, मतलब इसको छोड़ के एक ये और एक ये। तो कहने का ये मतलब है कि ये कोण x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये कोण दिस प्लस दिस होगा तो ये हो जाएगा 2y। तो ये कोण 2x है और ये वाला कोण 2y है। ओके, और इसके बाद फिर आगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये कोण है 2x प्लस वाई और ये कोण x प्लस वाई है तो ये कोण इसका डबल हो गया। खैर, लेकिन जो मैंने यहां पर लिखा है ये आपको एक्चुअल में लिखना है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि हमने यहां पर देखो P से लाइन ड्रॉ की O से होते हुए Q तक। तो सबसे पहले एक रेखाखंड POQ हम खींचेंगे, ठीक है? अब त्रिभुज AOP में देखो, इस त्रिभुज में क्या है, यहां पर चूंकि OA बराबर है OP के, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, इसीलिए कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OPA, और आसानी के लिए इसको हम x नाम दे देते हैं। कारण हम लिख सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ये कोण और ये कोण बराबर है और इसका कारण भी मैंने लिख दिया है। ओके, और इसको x नाम हमने दे दिया है, ठीक है? अब वही हमने इस वाले त्रिभुज के लिए करना है कि त्रिभुज BOP में इसमें OB बराबर OP है, इसीलिए कोण OBP बराबर कोण OPB, और इनको हम क्या नाम दे देते हैं, इनको y नाम दे देते हैं, ठीक है ना? माना
तो अभी तक सब ठीक है, ये y हो गया। अब उसके बाद देखो यहां पर अगर हम बात करें इस कोण की, कोण ए ओ क्यू, देखो कोण ए ओ क्यू ये है किसके बराबर, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर, यानी कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए। काम करते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं। बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। कोण ओ पी ए, सॉरी, ये है कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए, यानी x प्लस एक्स, ये 2x। और इसी तरह से ये वाला कोण, कोण बी ओ क्यू, ये हो जाएगा कोण ओ बी पी प्लस कोण ओ पी बी, ठीक। और ये भी क्या है, ये वाई वाई है, तो ये हो जाएगा 2y। ओके, अब बात करते हैं इस पूरे कोण की, इसीलिए कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी क्या है, ए ओ बी है दिस प्लस दिस, यानी कोण ए ओ क्यू प्लस कोण बी ओ क्यू, यानी ये 2x है और ये 2y है, 2x प्लस 2y, और यहां हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, और देखो और अगर हम बात करें कोण ए पी बी, तो ये क्या है, दिस प्लस दिस, एक्स प्लस वाई। तो इसीलिए कोण देखो ए ओ बी क्या है, कोण ए ओ बी है 2x प्लस वाई, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, x प्लस वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं ये कोण ए पी बी, और यही तो हमने सिद्ध करना था। कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए पी बी के दुगने के, है ना, तो इसके बराबर है, और ये चीज सिद्ध हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने ये सिद्ध किया है। अब हमारे पास है प्रमेय 9.9। अब ये प्रमेय जो है वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी बुक में तो मैं करवा रहा हूं, इस प्रमेय क्या है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, तो ये बिंदु ए और बी, अब इनसे अगर एक ही ओर दो कोण हों, एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण बन रहा है ये, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये चारों बिंदु एक वृत्त में स्थित होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये चक्रीय होंगे, है ना। मतलब अगर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, देखो कैसा, ये दोनों कोण एक रेखा पर इस तरह से बन रहे हैं, अगर ये कोण बराबर हुए, मान लो कि 40 अंश है, ये भी 40 अंश है, तो पक्का ये जो चारों बिंदु हैं ये एक वृत्त पर स्थित होंगे, यानी इस तरह से, समझे ना। तो एक रेखाखंड है, उसमें एक ही ओर दो बिंदु स्थित हैं, अगर ये कोण बराबर हैं, यानी कोण ACD और कोण, यदि कोण ACB और ADB बराबर हैं, तो ये ABCD चारों बिंदु, ये जो चारों बिंदु हैं ये एक वृत्त पर स्थित होंगे। ये प्रमेय है। अब इस प्रमेय को हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए भी जो है इसमें एक सिंपल से 2-3 स्टेप हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो हमने सिद्ध करना है कि A, B, C और D एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ओके, तो यहां पर हम पहले ये मानकर चलेंगे
कि ये जो वृत्त, देखो इतना तो हमें पता है कि 3 बिंदु से होकर एक वृत्त हम खींच सकते हैं। अब ये जो डी बिंदु है इस वृत्त पर स्थित, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये वृत्त डी से होकर नहीं जाता है, ये वृत्त या तो ई से होकर जाता है या ई डैश से होकर जाता है, हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये बिंदु ई या ई डैश से होकर जाता है तो आप जानते हैं ना, एक प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो यानी कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए ई बी के, है ना। अगर मान लो कि ये जो वृत्त है ये ई से होकर जाता तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर होते। आपको याद है ना एक प्रमेय ये कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो यानी अगर इनसे कोई वृत्त जा रहा है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, है ना। तो यहां पर वही है कि अगर ये ई से होकर जाता है तो ये बराबर होंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई बी। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। तो ये लिखा है ना समान कोण, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है। तो इसीलिए हम अब ये क्यों बराबर हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये हो गया। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है। तो ये बराबर है क्योंकि हम अभी ये लेकर चल रहे हैं कि माना वृत्त ई से होकर जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या, कोण ए सी बी बराबर ए ई बी होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए सी बी बराबर ए डी बी है, ये और ये बराबर है। तो इसीलिए क्या होगा कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी। भाई ये भी ए सी बी है और ये भी ए सी बी है, तो आपस में बराबर हुए ना। तो यानी डी और ई समपाती हैं, अर्थात डी और ई। और अगर हम ई डैश लेकर चलते तो फिर ई डैश भी समपाती होता। समपाती है, समपाती का मतलब कि वो एक ही बिंदु है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी और डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं, और ये सिद्ध हो चुका है। और अब हमारे पास है 10वीं प्रमेय, यानी प्रमेय 9.10। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। देखो क्या कहा गया है, यह है एक चक्रीय चतुर्भुज, ओके, ए बी सी डी, इसको नाम देते हैं। हमने यहां पर सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण सी ये है 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी ये भी 180 अंश है। ये हमने सिद्ध करना है, ठीक है ना। वैसे आपको बेसिक पता होगा ये, पर ये सिद्ध कैसे करें अब आप ये समझिए। अच्छा, इस प्रमेय को हम 2 विधियों से सिद्ध कर सकते हैं, और मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। दोनों ही आसान है और दोनों ही समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप पहला मेथड देखिए कि कैसे हम इसको सिद्ध करें, फिर बाद में दूसरे मेथड से इसको सिद्ध करूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे कि देखो, ए से सी को मिलाएंगे और बी से डी को मिलाएंगे हम, ठीक। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है कि एक ही वृत्तखंड पर स्थित कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम ए बी पर बना कोण देखें तो ए बी पर एक ये कोण बना है और एक ये कोण बना है, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको मैं एक्स नाम देता हूं और इसको भी मैं एक्स नाम देता हूं। इसके बाद अब बी सी देखो, तो बी सी पर एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, तो ये भी बराबर होंगे। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। इसी प्रकार से अब ये सी डी देखो, इस पर एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, तो ये भी बराबर होंगे। तो इसको z नाम दे देते हैं। और अब ये AD देखो, इस पर एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है ना। तो इसको हम नाम देते हैं W।
ओके, और ये यहां पर हम लिख देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी के। और इसका कारण क्या है? पहली बात तो ये कि इसको हमने y नाम दे रखा है। अब इसका कारण यह है कि एक ही वृत्तखंड पर स्थित एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, और ये x हो गया। अब इसके बाद कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, और ये दोनों को y नाम दे देते हैं। ठीक है, कारण वही है जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक, अब इसके बाद कोण सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर कोण सी ए डी, और इन दोनों को z नाम हमने दिया है। कारण वही है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और अब यहां पर है कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, और इन दोनों को हमने W नाम दिया है। कारण वही है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है यहां तक। अब इस फिगर में देखिए, तो आप चाहो तो ये त्रिभुज ले लो कि त्रिभुज ए बी सी में, कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में आप देखो यहां पर क्या है। अगर हम इनको जोड़ें, देखो y प्लस डब्ल्यू प्लस z प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 अंश, है ना भाई। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये y है, ये w प्लस z है, और ये x है, तो इसका योग 180 अंश। ठीक, ओके। अब इस बात को ध्यान में रखो, अब यहां पर फोकस करो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों का योग है 180 अंश। अब देखो यहां पे कोण a प्लस कोण c। कोण a है क्या? y प्लस जेड। कोण c है x प्लस डब्ल्यू। तो है ना ये y z x w, और ये 180 अंश। ओके, इसी तरह से कोण b प्लस कोण d। कोण b क्या है? w प्लस जेड। कोण d है x प्लस वाई, और फिर वही एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इसका योग क्या है? वही जो यहां पर है 180 अंश, है ना। और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे किसी चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दिस प्लस, यानी इसको और इसको हम इसका योग करेंगे, 180 अंश आएगा। ऐसे ही दिस प्लस दिस 180 अंश। क्लियर हो गया? ओके। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस प्रमेय को हम 2 मेथड से सिद्ध कर सकते हैं, तो अब आप दूसरा मेथड समझिए। देखो, ये एक वृत्त है और इसके अंदर ये चतुर्भुज है। क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त से लगे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए और कोण सी को प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा, कोण बी और कोण डी को प्लस करके भी 180 अंश आएगा। ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहां पर, तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, ये इसका केंद्र है, यहां पर ये केंद्र O है, B को इससे मिलाते हैं, और इसी प्रकार से D को भी हम O से मिलाएंगे। तो एक छोटी सी हमने एक कंस्ट्रक्शन की है। ओके, अब यहां पर 2 कोण बन रहे हैं। एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है।
ओके। अब मैंने आपको एक पिछली प्रमेय में एक गुण बताया था, एक एक प्रमेय थी कि कोई चाप अगर हमारे पास है, मान लो कोई चाप ये है, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के अन्य भाग पर अंतरित कोण के, यानी कोई वृत्त के अन्य भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगना होता है। तो अगर मान लो कि ये है x तो ये हो जाता है 2x, अगर ये है 10 तो ये हो जाता है 20। वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप चाप देखो, बीडी चाप देखो, बीडी चाप देखो। अब आप चाप यहाँ से देख सकते हो और चाप यहाँ से देख सकते हो, दोनों ही तरह से ही हम देखेंगे। ओके, लेकिन ध्यान रखना इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाला गुण इसका लगेगा, ये प्रमेय लगेगी। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम इस तरफ से देखें तो ये कोण इसका दुगना है, ये कोण इसका दुगना है। और अगर हम देखें इस तरफ से, ये वाली चाप देखें तो देखो इस तरफ से अगर हम देखें तो ये कोण इसका दुगना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर ये कोण A है तो ये कोण होगा 2A, और ये कोण जैसे कि आप देख रहे हैं C है तो ये कोण होगा 2C। ठीक है, तो ये है, तो ये बात हम यहां पे लिखते हैं। तो कोण यहां पर क्या है, देखो कोण BOD, कोण BOD देखो हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो कोण BOD क्या है, ये है इस कोण का दुगना। कारण हम क्या लिखेंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के अन्य भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण के दुगना होता है। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये जो मैं आपको समझा रहा था, ये प्रमेय है ये। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। आप और सरल भाषा में अपनी तरफ से जो जैसे, अगर आप इसको थोड़ा और सरल भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है, इतना भी अगर आप लिखेंगे तो चल जाएगा। खैर, पर ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। इतना आप समझ गए। अब इस तरह से देखना है हमने, इस तरफ से हम देखेंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कोण, अब देखो इस कोण को क्या नाम देंगे, तो ध्यान रखना ये कोण 180 अंश से बड़ा कोण है। देखो ये है 180, समझ रहे हैं आप? अब अगर मान लो कि यहां पर जैसे ये 180 है, अगर ये कोण इधर हो गया तो 180 से कम हो गया, और अगर ये इधर आ गया तो 180 से बड़ा हो जाता है। तो यहां पर यही है कि ये तो 180 से कम है बट ये 180 से बड़ा है। तो जो 180 से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये होगा प्रतिवर्ती कोण BOD, रहेगा BOD ही, बट इसको हम अब प्रतिवर्ती नाम दे देंगे क्योंकि 180 अंश से बड़ा है ये, और ये होगा इस कोण का दुगना। ओके, और कारण क्या है, कारण वही जो यहां पर है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, तो इसीलिए देखो इनको प्लस करो, कोण BOD प्लस प्रतिवर्ती कोण BOD बराबर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 एंगल C प्लस 2 एंगल A। और कोई भी कोण और उसके प्रतिवर्ती का योग 360 अंश होता है क्योंकि पूरा सर्कल बन जाता है। तो ये हुआ 360 अंश, और यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल A। इस 2 को नीचे लेके जाएंगे तो भाग देंगे तो 180 अंश हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल A है ना। हम इसको पलट के लिख देते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। ओके, और हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार से
कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ओके, और ये सिद्ध हो चुके हैं, यही हमने सिद्ध करना था। अगर आपको इसी प्रकार से ये नहीं लिखना है तो आप तो ये इतना तो सिंपल ही है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी को प्लस, चारों को प्लस करके आता है 360 अंश। अब ए और सी इनको मिलाकर तो आ गया 180 अंश, बचा यहाँ पे बी और डी, और 180 अंश उधर जाएगा तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश आ जाएगा, है ना। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट प्रमेय, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। देखो, ये एक चतुर्भुज है ABCD और इसके सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 अंश है, यानी यहां पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश है, ठीक है। मान लो कि इसको प्लस करके 180 अंश आ रहा है, तो हमने सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है, और हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यह है कि ABCD से होते हुए एक वृत्त जाता है, यानी एक ये ABCD चारों जो कोने हैं इस चतुर्भुज के वो एक वृत्त पर पड़ते हैं, इस तरह से। ओके, तो इसकी बहुत एक सिंपल सी इसका प्रूफ है। तो हम यहां पर यह मानकर चलेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर ABCD जो हैं ये अभी इस वृत्त पर नहीं पड़ रहे हैं, मान लो कि ये चक्रीय नहीं है। और देखो, पहली बात तो ये है, इतना तो आप जानते हैं कि 3 बिंदु एक वृत्त पर, मतलब अगर हमारे पास 3 बिंदु ऐसे हैं तो ये निश्चित रूप से इनसे होकर एक वृत्त पक्का और पक्का जाएगा। तो A, B और D को तो हम मान सकते हैं कि इनसे होकर वृत्त जा रहा है ना। मतलब यहां पर अगर मैं केवल A, B और D यहां पे लिखता हूं तो इनसे होकर, मतलब ये एक वृत्त में पड़ेंगे, ये निश्चित रूप से होता है, ठीक है। 3 बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता ही जाता है, चाहे वो बस वो एक रेखा में नहीं होने चाहिए 3 बिंदु, है ना। मतलब अगर मैं एक रेखा में 3 बिंदु ऐसे बना रहा हूं तो इनसे होकर एक वृत्त नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 3 बिंदु चाहे ऐसे हैं, या फिर एक बिंदु ऐसा है, या फिर एक बिंदु ऐसा है, हमेशा इनसे होकर एक वृत्त जरूर जाएगा तीनों बिंदुओं से, ठीक है। अगर एक त्रिभुज बन रहा है तो फिर एक वृत्त जरूर बनेगा। तो यहां पर ये तो हमें पता है कि ABD से होकर ये वृत्त जाता ही जाता है। जो चौथा पॉइंट है C, उसको नाम दे देते हैं। जो चौथा पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे ना C, अभी के लिए अभी हम मान लेते हैं कि जो C है, जो C पॉइंट है उससे नहीं जाता है, और मान लो कि यहां कोई पॉइंट दूसरा है, ठीक है, C से होकर नहीं जाता है, C डैश कोई पॉइंट है वहां से होकर जाता है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको हम नाम देते हैं C डैश। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हम ये लिखेंगे कि सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ठीक है। माना 4 बिंदु ABCD इस प्रकार हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। देखो, अगर कोण A प्लस कोण C 180 अंश होगा तो कोण B प्लस कोण D अपने आप ही
180 अंश हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि चारों को प्लस करके 360 अंश आता है, तो 180 अगर इसमें आ गया तो 180 इसमें आ जाएगा, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसी वजह से, ठीक है ना। बाकी कोण ए और कोण बी को मिला, कोण ए और कोण सी को मिलाकर 180 होगा, तो बी और डी को मिलाकर भी 180 होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बिंदुओं से होकर एक वृत्त तो खींचा ही जा सकता है। ए बी और डी से एक वृत्त हमने खींचा। अब माना कि वो सी से होकर नहीं जाता है, सी डैश से होकर जाता है, ये अलग बात है, सी से होकर जाता है, बट मान लो कि ये एक विरोधाभास की तरह हम इसको सिद्ध करते हैं ना। मान लो कि सी डैश से होकर जाता है, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए कोण ए प्लस जो सी डैश है, इनको प्लस करके आना चाहिए 180 अंश, है ना। क्योंकि किसी चक्रीय चतुर्भुज में जो इस तरह से कोण होते हैं समकोण, उनका योग 180 अंश होता है, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही अब यहां पर देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? अब चूंकि कोण ए प्लस कोण सी ये दिया है क्या? 180 अंश, ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण ए, ये सी डैश है ना, प्लस कोण सी, ठीक। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे कोण सी डैश बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण सी डैश बराबर कोण सी हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, ध्यान रखना, कोण सी इस कोण की बात की जा रही है, ये कोण सी है और ये कोण सी डैश है। ओके, ये है कोण सी और ये है कोण सी डैश। अब यहां पर देखो, इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में देखो, यह है सी सी डैश डी। इसमें क्या है कि आपको एक त्रिभुजों में एक चीज पता है आपको, कि जो वही बहिष्कोण होता है, ये बाहर वाला कोण, ये इन कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर ये कोण इसको और इसके योग के बराबर होगा। तो यहां पर देखो, कोण सी क्या होगा? कोण सी होगा कोण सी डैश प्लस ये वाला कोण, ये कोण इसको, ये है कोण सी डी सी डैश, ठीक। अच्छा, अब ये तो हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कोण सी डैश और सी बराबर हैं, तो हम सी लिखेंगे और सी डैश की जगह पे भी सी लिख देंगे, इससे कट के जीरो आ जाएगा। तो कोण सी डी सी डैश जीरो हो गया है, तो बेसिकली ये जीरो है। तो कहने का ये मतलब है कि ये और ये रेखाएं समपाती हैं, इसीलिए मतलब अगर ये कोण जीरो है तो ये रेखा बिल्कुल एक ही रेखा है ना, यानी डी सी और डी सी डैश रेखाएं समपाती हैं, रेखाखंड समपाती हैं, अर्थात सी और सी डैश समपाती हैं, है ना। अगर ये और ये बिल्कुल, ये अब यहीं से होके जा रहा है, तो सी और सी डैश मिल जाएंगे एक तरह से, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए देखो, हम तो ये मान कर चले थे ना कि वृत्त जाता है ए बी डी और सी डैश से होकर जाता है, बट सी डैश तो सी ही है, तो इसीलिए सी, इसीलिए ए बी सी और डी वृत्त पर स्थित हैं। और वृत्त पर स्थित होने का मतलब क्या होता है? अर्थात चक्रीय हैं। और यही हमने सिद्ध करना था। ओके,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ आ गई होगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इस चैप्टर की अंतिम प्रमेय थी हमारी, और हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं, और इस तरह से ये इस चैप्टर की सभी प्रमेय कंप्लीट होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।